अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग नैतिक विकास को देख रहे थे और नैतिक विकास में हम लोगों ने देखा जीन पियाजे जी एक्चुअल में क्या बोलते हैं, उनकी क्या थॉट्स रहे हैं मोरल डेवलपमेंट पे। अब अगर थोड़ा याद करोगे ना तो उनका जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, वो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। मतलब कि संज्ञानात्मक विकास का यदि ठीक से परिपक्वता के साथ यदि उसका विकास हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है, तो नैतिक विकास का भी वैसे ही डेवलपमेंट होगा। याद होगा कि जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का स्टेज है ना, वो एक्चुअल में वो चरण पे चल रहे हैं, स्टेज पे, चाहे वो विषम नैतिकता हो चाहे वो स्वायत्त नैतिकता हो। सेम एग्जैक्टली लॉरेंस कोलबर्ग का भी है। लॉरेंस कोलबर्ग ने भी क्या किया था कि सैंपल स्पेस में जीन पियाजे की तरह ही बहुत सारे बच्चों को लिया और उनको एक प्रकार का ना सवाल दे दिया कि यार यदि ऐसा कुछ होगा तो आप उनमें क्या करेंगे। अब बच्चों ने जैसे उस सवाल का जवाब दिया, हमें यह समझ में आया कि प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक आयु के अनुरूप बच्चे का जो नैतिक विकास है वो इस तरफ हुआ रहता है। सेम वैसे इन्होंने भी क्या कहा कि यार मेरे हिसाब से भी ऐसा है कि 3 स्टेज है, 3 स्टेजेस इन्होंने बताया मुख्य, और उसके अंदर फिर हर एक स्टेज के अंदर 2 अलग से सब पार्ट इन्होंने बताया। और लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी आलोचना भी किन कारणों से हुई, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहां से भी आता है कि इनकी आलोचना किसने की थी और इनकी आलोचना क्यों की जाती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फिलहाल लॉरेंस कोलबर्ग से कि लॉरेंस कोलबर्ग ने ऐसा क्या किया था कि नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के लिए हम जीन पियाजे से ज्यादा लॉरेंस कोलबर्ग को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कहा गया कि व्यक्ति शेष अवस्था से व्यवस्था तक नैतिक तर्क के 6 अलग अलग चरणों के माध्यम से प्रगति करते हैं। वही है 3 स्टेज का, हर एक अलग अलग, मैंने कहा ना कि 3 स्टेज का सब 2 पार्ट्स है। मतलब ऐसा है ना कि 6 लेवल है, 3 स्टेज है, हर एक स्टेज के 2 लेवल है, उसी की बात की जा रही है। इन्हीं चरणों में नैतिक तर्क की 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया, वही पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्रत्येक स्तर पर नैतिक विकास के उत्तरोत्तर जटिल चरणों से जुड़ा हुआ है। हर एक में मैंने कहा ना कि 2 जुड़े हुए हैं, उसी की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इससे पहले कि डायरेक्टली मैं इस पर जाऊं कि यार कि हैंस की डिलेमा क्या है, हैंस की दुविधा क्या है, मैं ना एक चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यार। यहां पे मैंने उसको मैं लिख नहीं पाया, मेंशन नहीं कर पाया। मतलब ये ना कि देखो, जब लॉरेंस कोलबर्ग को बोला गया कि आप मोरल डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने ना 2 चीज की व्याख्या की यार। एक तो उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर होता है मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग क्या है कि सर एक बच्चा जो है वो नैतिक तर्कणा करता है। ठीक है, नैतिक तर्क करता है, नैतिक तर्कणा करता है। नैतिक तर्कणा से यदि आपको पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा है कि नैतिक तर्क का मतलब है कि सर वो सही और गलत के मध्य एक जानकारी, एक विचार है। मतलब उस बच्चे को यह समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। जो हम सभी करते हैं नैतिक तर्क, कि आज मैं पढ़ाई करूं कि ना करूं, नैतिक है कि नहीं है, कितना नैतिक है कितना अनैतिक है। सेकंड जो चीज था, ये नैतिक तर्कणा को कोई इसमें दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए यार। ये केवल और केवल सही और गलत का एक विचार है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो मेरा नैतिक तर्कणा है, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार। सेकंड है मोरल डिलेमा। ये थोड़ा कुछ अलग है। मॉरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब क्या है कि अब यहां पर ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत कैसे हो सकता है कि वो समाज के अनुरूप गलत हो। समाज के अनुरूप गलत हो मतलब कि समाज ने उसके कुछ नियम बनाए होंगे, वो नियम का उल्लंघन करते ही नैतिक तर्कणा में समझ में आया कि वो गलत हो गया। दुविधा बोलता है कि यार समाज ने भले उसे गलत बोला है, लेकिन इंसानियत के नाते यदि आप ऐसा करेंगे ना तो वो गलत नहीं कहलाएगा। तो वहां पर एक दुविधा, नैतिक दुविधा आ गया, मॉरल डिलेमा आ गया, जहां पर आपको पता है कि दोनों चीजें सही हैं या दोनों चीजें गलत है, बट स्टिल आपको किसी एक को चूज करना है। तो यहां पर क्या हुआ कि वो डिलेमा हुआ, जहां पर आपको पता है कि समाज के बनाए हुए नियम है या एक सेट्स ऑफ रूल है, उस सेट्स ऑफ रूल को आप तोड़ रहे हैं क्योंकि वो मेरे मानवता के सिद्धांत को क्या कर रहा है, असर डाल रहा है। तो वो मेरा नैतिक दुविधा है, मोरल डिलेमा है। तो अब जब भी लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ोगे तो इन दोनों चीजों को समझना कि दोनों अलग अलग चीज है। मॉरल रीजनिंग क्या है, सही गलत का विचार है। मॉरल डिलेमा क्या है, 2 ऐसे रास्ते हैं जहां पर दोनों सही है दोनों गलत है, उनमें से आपको बेस्ट का चयन करना है। क्यों? क्योंकि समय और परिस्थिति की ऐसी मांग है। सेम स्थिति क्या होता है ना कि हमने क्या किया, हाइंस नामक एक व्यक्ति को सैंपल स्पेस में ले लिया। सैंपल स्पेस में ले लिया मतलब ये नहीं कि मैं उसका परीक्षण किया, मैंने क्या किया, एक कहानी सुनाया बच्चों को। 40 बच्चों को पकड़ लिया, हर एक एज समूह के, मतलब 4 साल से लेकर 35 साल तक बच्चों को पकड़ लिया।
हर एक व्यक्ति, बच्चे, वयस्क, प्रौढ़ावस्था वाले, सबको पकड़ लिया। और उसके बाद मैंने एक हाइंस का डिलेमा का एक कहानी सुनाया। हाइंस का डिलेमा ऐसा है ना कि यार उसका हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, वाइफ को कैंसर हो गया है, कुछ गंभीर बीमारी हो गई, इसका उसको इलाज कराना है, हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई है। डॉक्टर, एक केमिस्ट बोलता है कि मैंने क्या किया, दवाई खोज लिया है, दवाई खोज लिया है, मतलब अब ऐसा है कि तेरी बीवी बच जाएगी भाई हाइंस, ऐसा है। उसने कहा ठीक है दवाई मुझे दे दो। उसने बोला नहीं, लगेंगे बहुत सारे क्या पैसे, बहुत सारे पैसे आप मुझे देंगे, क्योंकि भैया मुझे उसको बनाने में लग रहे हैं 1 लाख। चलो, उसने कहा 1 लाख मुझे बनाने में लगा, लेकिन मैं इस दवाई को 10 लाख रुपए में बेचूंगा, तब तो मेरा सालों का जो मेहनत है, जो मैंने कमाया है, जो मैंने बनाया है, वो मेरा वसूलाएगा। इतने साल तक मैं इस दवाई को बना रहा था। हैंस बोला कि मैं बहुत कोशिश भी कर लूंगा, तो बहुत ले दे के 3, 4, 5 लाख जुगाड़ लूंगा, उसके आगे मैं जुगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उतनी मेरी हैसियत ही नहीं है। और मुझे इस तत्काल समय में मुझे दवाई आज रातों रात देना है उसको, इस रात भर में तो मैं इतना अमाउंट जुगाड़ ही नहीं पाऊंगा। हैंस के सामने बहुत सारा डिलेमा आ गया कि यार अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, बहुत सारा परेशानी हो गया। क्यों? क्योंकि हैंस के पास बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हैं। कंडीशंस कैसे? वो चाहता तो बोलता कि ऐसा है कि मैं रात को दवाई को चोरी कर लेता हूं। अब ये एक है ना कि मैं रात को दवाई को चोरी कर लेता हूं जो बनाया है। सेकंड ये है कि बोलता है चोरी करना गलत है यार, अरे नहीं यार, चोरी करना सही नहीं है भैया, वो बहुत मेहनत से बनाया है। तीसरा ये भी है ना कि यदि वो नहीं बचाएगा दवाई, यदि दवाई अपनी पत्नी को दवाई को नहीं देगा तो उसकी बीवी बचेगी नहीं। तो एक नैतिक दुविधा हो गया ना कि यार चोरी करना सही भी लग रहा है और चोरी करना गलत भी लग रहा है, उसके सालों की मेहनत भी है, लेकिन अगर मैं दवाई को नहीं चुराऊंगा तो हो सकता है ना कि मेरी वाइफ जो है क्या हो जाए, मर जाए। तो कहीं ना कहीं मानवता के हिसाब सोचना पड़ रहा है। याद है मैंने अभी समझाया था कि डिलेमा क्या है, और ये वही सिचुएशन आ गई कि उसके सामने भी डिलेमा आ गया। अब इसी डिलेमा के क्वेश्चंस को वो अभी अपने सपने जितने भी सैंपल स्पेस के बच्चे कहने का मतलब उन बच्चों जिन पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, सभी सैंपल स्पेस के बच्चों को क्या किया बताता है कि ऐसी कहानी आप क्या करोगे। अलग अलग आयु के वर्ग के बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया, और वही उत्तर आज मेरा 6 अलग अलग चरण बने हुए हैं। ठीक है, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, उसमें 6 लेवल्स जो है वो ऐसी है। तो उनको समझ में आया कि यार स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कैसे कार्य करती है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो कि नैतिक डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली 4 से लेकर 7 साल के बच्चों के बीच में स्टार्ट होता है, उसके पहले स्टार्ट नहीं होता है। हर एक ने माना, चाहे वो पियाजे हो, चाहे वो कोहलबर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास को आप 3, 4 साल से पहले कभी भी मत दर्शाना। शैशवावस्था में बहुत कम चांस ही नहीं है यार कि उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होगा। तब समझ में आया कि यार मैंने 3 अलग अलग चरण बनाए हैं, प्री कन्वेंशनल, 8 to 13 में कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल 13+ या 12+ की बच्चों की बात करता है, जहां पर बच्चा जो है किशोर अवस्था में आ चुका होता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे आंसर्स जो है वो इन लेवल के बच्चों में सेम देखने को मिल रहा है। इन लेवल में 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, मतलब जैसे अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ये देखने को मिल रहा है, थोड़ा बड़ा है तो ये देखने को मिल रहा है। ये ऐसा नहीं है ना कि हर एक बच्चे में सेम मिल गया, लेकिन सैंपल स्पेस के मोस्ट ऑफ दी बच्चों में मिल गया। इसका मतलब मुझे यह मानना पड़ेगा कि ये जो मैंने नियम बनाए हैं भैया, ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है, मतलब सभी जगह के बच्चे जो हैं वो ऐसे नियम को फॉलो करते हैं नैतिक विकास के लिए। समझ में आएगा अलग अलग प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत या उत्तर परंपरागत, ये ऐसे अलग अलग हिंदी में नाम है। फिर यहां पर देखो मैंने यहां उसके जो 6 चरण उसको लिखा है, अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, सोशल इंटरेक्ट और प्रिंसिपल। हर एक स्टेज को धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप ना मेरे वीडियोस को देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बेस्ट है कि आप सीजीटेट की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लीजिए और एमसीक्यू को सॉल्व करते जाइए अपने इस कॉन्सेप्ट बिल्डअप के साथ। और नहीं कर रहे हैं तो फिर इस वीडियो का भी कोई बहुत ज्यादा मेहनत आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि आप देखने के बाद भूल जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा याद हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे काम करती है। ये डेवलपमेंट की स्टेजेस थी। यहां पर मैंने कहा देखो, ये फिर से वो ये प्री कन्वेंशनल की बात हो रही है, ये मेरा लेवल 2 कन्वेंशनल है, और थर्ड लेवल जो है पोस्ट कन्वेंशनल है। अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड एटीट्यूड, गुड बॉय, बैड बॉय, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल इंटरेक्शन और प्रिंसिपल। ये आपको याद करना पड़ेगा 6 स्टेज को। यदि आप शिक्षक भर्ती की डाई हार्ड फैन है, एकदम तैयारी करना है जबरदस्त, तो आपको भैया उसको तैयारी करना पड़ेगा। पहले स्टेज पर चलता हूं बिना देरी करे, जो कि है मेरा पूर्व परंपरागत, जिसको क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में याद है 2 स्टेज थे, कौन कौन से थे, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। अवॉइडिंग पनिशमेंट, इसको पहला को बोलते हैं सजा से बचना। कई किताब में लिखा है कि सर अवॉइडिंग पनिशमेंट है, और इसी में ना लिखा हुआ है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। ठीक है, ये देखो मैं लिख देता हूं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये लिखा रहता है। इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं।
जहां पर आज्ञा एवं दंड की से अभिकारिता, ये सजा से बचना। इस अवस्था में बच्चा जो है, स्टार्टिंग वाले अवस्था में, जहां पर मैंने क्या कहा, पूर्व परंपरागत कब से कब चल रहा था याद है, 4 से लेकर 7 ईयर्स, उसका भी पहला स्टेज है, एकदम बचपन का स्टेज है, जहां पर बच्चे के लिए नैतिक कार्य क्या होगा यदि वो सजा नहीं पा रहा है, यदि वो किसी आज्ञा का पालन कर रहा है, तब तो वो नैतिक है। उसके लिए अनैतिक कार्य क्या होगा, अनैतिक कार्य वो होगा जिसके लिए उस बच्चे को सजा मिल रही हो, मतलब आज्ञा का पालन नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट स्टेज होगा, अनैतिक हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे को आपने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर मतलब मैं 10-15 मिनट दूध लेकर आ रहा हूं, और जब तक कि मैं दूध लेकर आता हूं तू इस बात का ध्यान रखना कि वो जो गेट है ना, वो गेट को खोलना नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से गाय रहती है और गाय जो है वो आके यहां पर तहस नहस कर देती है। आप खेलने में मगन हो गए, बच्चा जो है खेलने में मगन हो गया, और खेलने में मगन इतना ज्यादा हो गया कि यार वो भूल गया कि वो जो गेट है ना उसको नहीं खोलना था। अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा एकदम परेशान हो गया, मतलब बच्चा क्या किया, खेलने में व्यस्त हो गया, और वो जो गाय है वो आया, और गाय आके क्या किया, पूरा वहां का तहस नहस कर दिया, और देखा कि गमला लग गिरा दिया है, बहुत अच्छा हेवी भी गमला था, लेकिन गाय ने उसको गिरा दिया। अब बच्चा ना डर गया अचानक से, यार मम्मी ने कहा था कि यार इसको नहीं करना है। अब उसको पता है कि मम्मी का एक निश्चित क्या था, मेरा ओबीडियंस, मतलब एक आज्ञा था जिसको मुझे पालन करना था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि वो मैं नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पनिशमेंट। और चूंकि अनैतिक कार्य हो चुका है, कैसे हो चुका है कि मैंने आज्ञा का पालन किया नहीं है जो मुझे कहा गया था। पर बच्चा क्या करेगा, एकदम भारी भारी गमला को उठा उठा के धीरे धीरे वहां रखने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना है। क्यों? क्योंकि उसको नैतिक दिखना है, उसको अनैतिक बच्चा, इमोरल वैल्यूज वाले बच्चे नहीं दिखने हैं। तो यार वो पूरा काम किसकी वजह से कर रहा है, डर की वजह से कर रहा है। बच्चे का खुद का ये तर्क नहीं है कि यार गलत इसलिए है क्योंकि यार वो बहुत नुकसान हो गया, नहीं, गलत इसलिए है क्योंकि मुझे एक आज्ञा दिया गया था और मैंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया है। अभी यहां तक ये समझ में आया होगा कि यहां पर जो उसकी मोरालिटी है वो दूसरों द्वारा थोपी गई है, उसके मम्मी पापा भाई बहन या हो सकते पीयर ग्रुप ने उसके द्वारा मोरालिटी को थोपा है। अभी उसका स्वयं का मोरालिटी काम नहीं कर रहा है, स्वयं का जो नैतिक विकास है वो काम नहीं कर रहा है, अभी वो दूसरों के द्वारा देखकर सीख रहा है। ये पहला स्टेज है जहां पर नैतिक तर्क प्रत्यक्ष परिणामों पर आधारित है। सामने में जो घट गया वही मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष तरीके से, अगर मेरे से वो गमला गिर गया, अगर वो एक गाय से गिर गया जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यार वो पूर्णतः अनैतिक है, पूर्णतः अनैतिक है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था कि मेरे आते तक गेट को बंद ही रखना, लेकिन मैं गेट को खोल के मैं खेलने चला गया और यहां पर पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब इसी को हैंस का आंसर कैसे मिला? अब ये जो है ना, ये तो कंक्लूजन है जो मेरा कोहलबर्ग ने निकाला है, लेकिन उन्होंने याद है हाइंस का डिलीमा दिया था, ठीक है, हाइंस की दुविधा वाला प्रश्न दिया था और उसके अनुसार उनको आंसर मिला था। तो आंसर मिला था कि हाइंस को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गैर कानूनी है और उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहां पर उसे क्या समझ में आ रहा है कि सर चोरी करना गैर कानूनी है, मतलब नियम नहीं है सर। क्यों? क्योंकि भैया वो निश्चित आज्ञा का पालन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको दंड से बचना है, क्योंकि उसको दंड से बचना है। तब समझ में आया कि अच्छा बच्चे जो है ऐसा सोचते हैं कि उनको दंड से बचाया जाए। देखो यहां पर क्या गलत क्या सही उससे मुझे दिक्कत नहीं था, लेकिन केवल और केवल बात यह आ रही है कि बच्चा दंड से बचने के लिए किसी भी स्थिति तक गुजर जाएगा और वो उसे ही केवल और केवल नैतिक बोलेगा। ठीक है, सेकंड, उसी में जो प्री कन्वेंशनल में ही सेकंड स्टेज आता है वो है मेरा स्वार्थ का स्टेज, जिसको टिट फॉर टैट भी बोलते हैं, और इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ये कई जगह लिखा रहता है। व्यक्तिवाद, प्रयोजन और विनिमय। ठीक है, ये मतलब आपसी, इस अवस्था में क्या होता है ना कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, 5-6-7 साल का हो रहा होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बच्चा बोलता है कि घर में रोते रोते आया, मतलब आप अपने घर में काम कर रहे थे, एक बच्चा आया एकदम रोते रोते आता है कि ऐसा है ना कि मम्मी मेरे को जब मैं खेल रहा था ना तो मेरे को उसने चप्पल से मारा। तो मम्मी ने बोला चप्पल से क्यों मारा? तो बोला कि अरे हम लोग को लड़ाई हो गया था तो उसने मेरे को चप्पल से मारा। कितने बार मारा? 3 बार मारा। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि मम्मी उसके घर गई, उसको बच्चे के घर गई और बोली कि यार तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा, तो एक काम करो बेटा सॉरी बोल दो। बच्चा बोलता नहीं, सॉरी से बात नहीं बनेगा। ऐसा है
कि उसने मेरे को 3 चप्पल मारा, वो लाल कलर वाले चप्पल से मारा, मैं भी उसको बराबर 3 चप्पल ही मारूंगा, उसी लाल चप्पल से वैसे ही मारूंगा, तभी जाकर वो नैतिक होगा, तभी तो जाकर वो क्या है, वो मॉरल है, तभी तो वो नैतिक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब उस बच्चे के साथ क्या हो गया है, इसका मतलब उस बच्चे के साथ भैया अनैतिक हो गया है, इमोरल हो गया है। ये समझ में आया? बच्चे को अपना निहित स्वार्थ दिख रहा है, बच्चे को टिट फॉर टैट दिख रहा है, वो स्वयं के लिए करने की कोशिश कर रहा है। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? टिट फॉर टैट अवस्था या स्वार्थ अवस्था। इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज, इसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब उसको पता है कि यार यहां पर ना वो ऐसा है कि वो एक्सचेंज की बात करता है। अगर यहां पर नैतिक तभी होगा यदि मैं 2 सैंडविच लेकर आया हूं, सामने वाला जो है वो 2 सैंडविच लेकर आया है, तो नैतिक तभी है जब हम दोनों आपस में एक एक सैंडविच शेयर कर ले। उस व्यक्ति को ज्यादा भूख लगती है तो मैं उसको अपना आधा सैंडविच दे दूं और वो मुझे कुछ भी ना दे, ये एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज का मतलब क्या है? इंडिविजुअलिज्म, यानी कि स्वार्थ की बात हो रही है, बराबर की बात हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। ठीक है, ये मेरा सेकंड स्टेज है जहां पर कार्यों को नैतिक मूल्य के बजाय पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। हैंस को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको पता है कि यार ये टिट फॉर टैट वाली अवस्था, बच्चा क्या चाहता है कि यार नहीं, क्योंकि केमिस्ट ने बहुत मेहनत से बनाया है तो वो पैसा को डिजर्व करता है, चोरी नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि आपको चोरी करोगे तो टिट फॉर टैट आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर से फिर वही दंडित वाली कहानी आती है। तो याद रखना, पहला वाला जो है वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, सेकंड वाला जो है इंडिविजुअलिज्म, पर्पस वाला है। टिट फॉर टैट वाली अवस्था है, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा हम आपको रिएक्शन देंगे। ठीक है, रिएक्शन का इंपल्सिव रिएक्शन देंगे, ये सेकंड हो गया। फिर आता है मेरा कन्वेंशनल, थोड़ा सा पारंपरिक, थोड़ा सा बच्चा जो है इसकी मानसिक परिपक्वता थोड़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, अब बच्चा जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा कैसे कि जरूरत आने पर कुछ नियमों को बदला जा सकता है। यहां पर देखोगे ना तो बच्चे के लिए नियम बदल नहीं रहे थे यार, थोड़ा सा प्याजे वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट वैसे ही है। यहां पर नियम जो है ना बना दिए गए हैं और नियम बदले नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहां पर देखोगे कि नियम थोड़े से समय के अनुसार अनुरूप बदला भी जाता है। अच्छे लड़के का रवैया, इसको बोलते हैं गुड बॉय बैड बॉय ओरिएंटेशन। ठीक है, अब याद होगा ये 7 से लेकर 11-12 तक की बात हो रही थी एज में, गुड बॉय एंड बैड बॉय ओरिएंटेशन। किताब में लिखा रहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, ये लिखा रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा किसी काम को नैतिक तर्कणा के अनुसार नहीं कर रहा है, बच्चा इस हिसाब से कर रहा है कि मेरे को बनना है गुड बॉय। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैड बॉय हो गया तो वो अनैतिक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, वो अनैतिक है, और जो गुड बॉय है वो मेरा क्या है? वो मेरा नैतिक वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग थ्योरी को सजेस्ट कर रहा है कि सर गुड बॉय है और बैड बॉय है। गुड बॉय बैड बॉय सर समझ में नहीं आ रहा सर कैसे होगा? देखो, बच्चे को पता है कि यार मैं अपने स्कूल में ठीक ठाक पढ़ता हूं। ठीक है, बच्चा जो बोलता है कि यार अब नए नए स्कूल जा रहा था 1-2 में, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति उसकी जो जागरूकता है मतलब वो बढ़ रही होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है ना कि म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, मतलब कि आपसी संबंध होते हैं, जहां पर वो बनाने की कोशिश करता है कि कैसे मैं इनके सामने गुड बॉय बन जाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मम्मी जैसे बोल देती है अरे उसका बेटे को देखा है वो कितना अच्छा नंबर लेके आया था KG 2 में। अब आपके मन में आ गया कि यार मतलब मम्मी को गुड बॉय ऐसे पसंद है जो पर्टिकुलर नंबर को अच्छे लेकर आते हो। अब बच्चे के लिए ना वो नैतिक, यानी कि बच्चे के लिए वो जो नैतिक विकास का जो पक्ष है ना वो तभी बन गया जब केवल और केवल उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, चाहे वो चीटिंग करके क्यों ना आ रहे हो। देखो क्यों? क्योंकि उसको बनना है गुड बॉय। हाँ, उसको पता है कि चीटिंग करते पकड़ा गया तब तो मैं बैड बॉय की कैटेगरी में आ जाऊंगा, लेकिन देखो बच्चा जो है वो किसी भी चीज को गुड बॉय बनने के लिए करेगा। वो अच्छे लड़के का रवैया वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको बनना है क्या? गुड बॉय। अब वो गुड बॉय बनने के लिए हो सकता है कि किसी काम को अनैतिक तरीके से भी करे, सिर्फ इसलिए ताकि वो काम जो है वो नैतिक दिखे। क्यों? क्योंकि उसको गुड बॉय बनना है। यहां पर देखोगे तो उसने कहा कि ऐसा है कि हैंस को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक अच्छे पति के रूप में उसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। याद आया? गुड बॉय बनना है भैया, उसको अपनी पत्नी के सामने क्या बनना था? गुड बॉय बनना था। कि मतलब मैंने कहा ना, चाहे वो अनैतिक कार्य कर रहा हो, देखो चोरी करना तो अनैतिक कार्य है, लेकिन मानवता के हिसाब से आपको पता है ना कि उसकी पत्नी के हिसाब से क्या है गुड बॉय, कि भैया वो मेरे लिए दवाई ले आया, कैसे लाया वो मैटर नहीं कर रहा है। वो मेरा थर्ड स्टेज है जिसको मैं गुड गर्ल गुड बॉय गुड गर्ल बोलूंगा। ठीक है, यहां पर अच्छा व्यवहार सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने के बारे में है। याद है मम्मी ने कहा भैया परसेंटेज लाने का तो लाने का, चाहे मैं फर्रा यहां बना के ले आऊं वहां बना के ले जाऊं। ठीक है, ये बात है।
ये समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्या ऑनलाइन वीडियो में बहुत लंबी कर नहीं सकता हूं। पारंपरिक है, पारंपरिक में मतलब कॉन्वेंशनल में ही हम लोग अभी भी। यहां पर जो फोर्थ वाला है ये है मेरा लॉ एंड ऑर्डर वाला, मतलब कानून एवं व्यवस्था, नैतिकता, नैतिक तर्क सामाजिक कानूनों पर विचार करता है। ठीक है, ये बोलता है कि यार हर एक सोसाइटी का ना एक मतलब हर एक सोसाइटी का, अपनी सोसाइटी का एक निश्चित लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, मतलब एक सोशल सिस्टम मोरालिटी है। मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि अब यहां पर ऐसा है कि सोसाइटी के जजमेंट ही ये बताते हैं कि आपका जो नैतिक है, क्या चीज नैतिक और क्या चीज अनैतिक है। मतलब यदि मुझे समाज ने ये कहा है, यदि वहां पर एक लाल लाइट मैं बना देता हूं, यदि वहां पर लाल लाइट बना है और उसके 3 अलग अलग पक्ष है जो ये कहता है कि आपको रुकना है, आपको चलते जाना है और आपको धीरे धीरे चलना है, तो इसका मतलब यही नियम है, आपको इस नियम का पालन करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब क्या है कि चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जो कानून एवं व्यवस्था बनाई गई है वही नैतिक है। और आपने जिस क्षण उस कानून और व्यवस्था, जो सोशल ऑर्डर बना है, यदि आपने उसको तोड़ने की कोशिश की तो वो अनैतिक हो गया, वो इमोरल वैल्यूज हो गई। समझ में आया? लाल लाइट होने के बाद भी यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा, तो यार वो टोटली इमोरल हो जाएंगे, वो टोटली अनैतिक हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कौन सा स्टेज है? ये मेरा फोर्थ पारंपरिक स्टेज का फोर्थ स्टेज है, जो कि मेरा क्या है? कानून एवं व्यवस्था की नैतिकता, लॉ एंड ऑर्डर वाला। ये ठीक है, यहां पर हैंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नियम कानून है भैया, उसने बहुत मेहनत से बनाया है और किसी भी स्थिति में आप चले जाओ लेकिन आप उस चीज को नहीं चुरा सकते भैया, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने चोरी की, चोरी करने का प्रावधान है, सजा है, और आपको क्या मिलेगा? आप व्यवस्था कानून को तोड़ोगे तो आपको सजा के अनुरूप, कानून के अनुरूप आपको सजा मिलेगी। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि भैया हैंस के अनुसार बोला गया कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को बनाई रखनी होगी, चाहे आपकी पत्नी किसी भी गंभीर स्थिति में हो। समझ में आया? फोर्थ स्टेज क्या हुआ? जहां पर नियम बनाए गए हैं समाज के द्वारा, सामाजिक कारणों पर विचार ही कर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर परंपरागत, जहां पर बच्चे का स्वयं का जो थिंकिंग है, देखो इस अवस्था में वो थोड़ा सा समाज पर भी क्या हुआ? निर्भर हुआ, और थोड़ा सा स्वयं में तो चल रहा था पहले से ही। यहां पर गुड बॉय बैड बॉय वाले वो समय स्वयं पर चल ही रहा था। अब यहां पर देखो, उसको स्वयं से कोई मतलब नहीं, यहां पर समाज से कोई मतलब नहीं है। यहां पर उसके स्वयं से जितना भी कॉग्निटिव का डेवलपमेंट हुआ होगा, जितने भी उसने इनर एक्सपीरियंसेस, जितने भी आत्म अनुभव किए होंगे, उसके अनुसार समझ में आएगा। और देखो एक स्टेज है सामाजिक अनुबंध, सोशल इंटरेक्शन वाली बात है, जहां पर मेरे को ये देखना पड़ेगा राइट कि वो कैसे काम करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। ठीक है, अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध। अब ये स्टेज जो है थोड़ा सा देखा जाता है कि इस नियमों को सामाजिक समझौते के रूप में देखा जाता है, समझौते के रूप में, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बदला जा सकता है। इसके पहले वाले स्टेज में याद है कानून नियम को बदला नहीं जाता था, लेकिन अब सर यदि ऐसा है ना कि सर भले वहां पे लाल लाइट है, सर भले वहां पे लाल लाइट है, लेकिन यदि कोई गाड़ी में मेरे पीछे पेशेंट बैठा है जिसको अनिवार्य रूप से अस्पताल लेकर जाना है, तो मैं उस लाल लाइट को भी तोड़ते हुए निकल जाऊंगा, क्योंकि उस नियम से बड़ा भी मेरा मानवता का नियम है। सर समझ में आया क्या बोल रहा हूं? उस नियम से बड़ा मेरा क्या है? मानवता का नियम है। तो मैं उस लाल लाइट को भी तोड़ते हुए चला जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा है ना कि मेरा आपको पता है कि यहां पर आप समाज के अनुरूप तो सोच रहे हैं, परंतु यहां पर आपका जो स्वयं का जो बुद्धि है, आप उसको भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने ही द्वारा बनाए गए नियम को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। इसी को तो लचीलापन बोला जाता है, कि आप बनाए गए नियमों को अपने अनुरूप, कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आपको अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं। आपने डिसाइड किया था 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि कुछ जरूरी काम है, इसीलिए 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बाकी दिन कवर करेंगे उसको। तो ये वही बात है कि यार आज जरूरी है, इसलिए अनैतिक कार्य इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये जरूरी है। आज ये काम को समाज जो है अनैतिक तरीके से नहीं देखेगा। कोई भी व्यक्ति, आपको भी पता है कि यदि आप लाल लाइट को तोड़ोगे, बताओगे कि पीछे पेशेंट बैठा था, तो वो आपको अनैतिक नहीं ठहराएगा, बिल्कुल नहीं ठहराएगा, बोलेगा ठीक है यार, उसके पास एक पेशेंट बैठा हुआ था। हैंस को दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का संरक्षण संपत्ति के अधिकार से अधिक मौलिक मूल्य है। वही मैंने कहा ना कि यार उसकी बीवी इंपॉर्टेंट है,
चाहे दवा चोरी करनी पड़ जाए, उसका लाइफ जो है वो दोबारा नहीं आएगा। पैसे हो सकते हैं आ जाए, लेकिन बच्चे की जो लाइफ है ना, मतलब जो बीवी की उसकी जो लाइफ है ना, वो दोबारा किसी स्थिति में नहीं आएगा। तो ये जो है, ये मेरा किसने कहा, ये मेरा हैंस का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुरूप निकल कर आया। फिर लास्ट आया जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। ये जो है लास्ट चीज है जिसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सार्वभौम का सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। नैतिक एवं तथा तर्क सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और न्याय आधारित, जहां अब यहां पर क्या है ना कि देखो सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, अब बच्चे का केवल और केवल स्वयं का निर्णय है, स्वयं के एक्सपीरियंसेस, स्वयं के अनुभव है। हैंस को अहिंसक, सविनय, अवज्ञा या फार्मेसी के साथ बातचीत पर विचार करना चाहिए। यह निर्णय संपत्ति के अधिकार और मानव जीवन की पवित्रता के बीच संघर्ष को दर्शाता है, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बोलता है कि यार अब ऐसा है ना, हैंस को थोड़ा सा केमिस्ट के पास जाके अच्छे से और रिक्वेस्ट करना चाहिए और समझाना चाहिए, मेरी बीवी बच गई ना तो मैं आपको ना जो बचे पैसे हैं ना उसके और 10 गुना और दे दूंगा, बस मेरी बीवी बच जाए। तो क्या है ना कि आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप उसको कह रहे हो कि एक बार बस मौका दे दो मेरी बीवी को बचाने का, मैं हो सकता है कि मैं आपको इससे ज्यादा कई गुना पैसे दे दूं। जहां पर नैतिक सिद्धांत और न्याय कहां तक आधारित है, नैतिक तर्क सार्वभौमिक के अनुरूप आधारित है। जहां पर नैतिक तर्क आप केवल और केवल अपने अनुरूप, अपने समय के अनुरूप कर रहे हो। यहां पर नियम कानून तो पता है बनाए गए हैं, परंतु अभी जो जरूरी है आप उसको करने की कोशिश करेंगे। अब ये मेरा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये 6 स्टेज कैसे अलग अलग तरीके से काम करता है, और चूंकि समय की कमी है इसीलिए मैं इसको इतना जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, वरना ये वीडियो 1 घंटे की बना भी सकता था मैं, ठीक है। कोहलबर्ग की वीडियो के साथ समस्याएं क्या थी, पक्षपात पूर्ण था, कैरल गिलिगिन आपको याद होगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इनकी शिष्य थी और उन्होंने कहा कि ये जेंडर बायस्ड है। एरिक एरिक्सन, क्लॉरेंस कोहलबर्ग और कैरल गिलिगिन, मैं बता रहा हूं कि एक साथ बैचमेट थे, इसीलिए जो आलोचना है एरिक एरिक्सन में भी देखने को मिलता है और वही आलोचना जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग में भी देखने को मिलता है कि आपके सैंपल स्पेस में केवल लड़के हैं। इन्होंने थोड़ा सा ये भी कहा था कि लड़कियों का जो नैतिक तर्क है थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, तो इसीलिए ये वाला जो तर्क है वो निकल कर आया। दुविधाएं कृत्रिम है, दुविधाएं काल्पनिक है। जो डिलेमा आपने क्रिएट किया है वो अभी कृत्रिम है, वो कहीं रियल लाइफ में घट नहीं रही है। ऐसा घटती है बिल्कुल, लेकिन वो रियल लाइफ में घट नहीं रही है, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर नहीं मानेगा पैसे के बिना, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपने डिलेमा क्रिएट किया है, आपने डिलेमा क्या किया है, कल्पनाओं के द्वारा सजोया है। ये एक कृत्रिम है, मतलब वो एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है कि कोई डॉक्टर सही में नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, थोड़ा सा विरोधाभास वाली बात है कि सर जो थ्योरी है ना वो थोड़ी आपकी सही नहीं है, क्योंकि आपकी जो डिलेमा दी गई है ना वो टोटली मजा नहीं आ रहा है। सेम स्थिति ऐसे ही पियाजे के साथ भी था कि कुछ कुछ थ्योरीज थी ना उनकी, उसमें ये यूनिवर्सल वाला चीज को नहीं बता पा रहे थे हम लोग। उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो चीजें थी ना, उनको उन्होंने भी कहा कि यार ये जो आप कह रहे हैं ये हर एक बच्चे के साथ नहीं हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ हो गया, क्योंकि हमने निश्चित सैंपल स्पेस लेकर उसी को सार्वभौमिक बनाया कि हर एक प्रकार के बच्चे वैसा करते होंगे। वेल, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सेशन मजा आया होगा, और सेशन मजा आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।